Let's start with our new exercise of chapter 5, exercise 5.4, that is optional exercise. Which term of the AP this is its first negative term? इस AP की कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी? ध्यान से देखें तो ये डिक्रीजिंग वैल्यूज हो रही हैं AP में, पहले 121, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, इसी तरह स्मॉलर करते करते कहीं पर जीरो भी आएगा और कहीं पर कोई नेगेटिव टर्म भी आएगी. तो अगर हम ध्यान से देखें तो जीरो वाली टर्म अगर मुझे पता है, मान लें 8th टर्म जीरो है, तो ऑब्वियसली 9th टर्म क्या होगी? फर्स्ट नेगेटिव. ध्यान से समझेंगे इस बात को. ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और होते होते पॉजिटिव से सबसे पहले क्या आएगी? जीरो, और उसके बाद क्या आएगी? नेगेटिव. तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसकी जीरोथ वैल्यू कौन सी है, कौन से नंबर वाली टर्म जीरो है, तो ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट नंबर वाली फर्स्ट नेगेटिव होगी. तो इसी बात को हमने यूज़ करना है, इसी लॉजिक को. तो पहले इस AP की फर्स्ट टर्म लिखेंगे, दैट इज़ 121. कॉमन डिफरेंस लिखेंगे. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1. 117 माइनस 121 विच इज़ -4. अब मुझे A पता है, D पता है, मुझे नहीं पता इसकी कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव है. तो लेट इट बी nth टर्म निकाल लेते हैं कि nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव है, या nth टर्म इसकी क्या होगी? जीरो. तो ध्यान से देखेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP, हमें नहीं पता कौन सी फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, तो nth टर्म फाइंड करते हैं. nth टर्म ऑफ दिस AP इज A प्लस n माइनस 1 ND. अब A क्या है? 121. n क्या है? नहीं पता. D क्या है? -4. सॉल्व करेंगे. 121 माइनस के 4n माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा 125 माइनस 4n. तो अगर हम ध्यान से देखें, फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अगर हम बात कर रहे हैं पहली नेगेटिव टर्म, तो उसके लिए हमारी nth टर्म जो है, यानी nth नंबर पे आने वाली नेगेटिव टर्म का मतलब वो कैसी होनी चाहिए? जीरो से तो कम होनी चाहिए. अगर वो nth टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ऑब्वियसली वो जीरो से स्मॉलर होगी, तभी तो नेगेटिव होगी. यानी इसकी वैल्यू, ये जो भी है nth टर्म, जो भी ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, चाहे वो -21 हो, -34 हो, माइनस कुछ भी हो, ये जीरो से स्मॉलर वैल्यू ज़रूर होगी. तो हमने कहा nth टर्म चाहे जो भी हो, जिसे हमने क्या माना है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म को जिसे हमने माना है, वो क्या होगी? जीरो से तो लेस होगी. nth टर्म हमारी क्या थी? हमने मानी सॉल्व करके 125 माइनस 4n, यानी ये वैल्यू जीरो से लेस है. अब माइनस के 4n उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 4n. मल्टीप्लाई वाले 4 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड में चले जाएंगे. और सॉल्व करेंगे इसे तो फ्रैक्शन में लिखिए 31 होल 1/4 n, यानी n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे? 31 होल 1/4. अब सिंस n क्या है? n तो एक इंटीजर है. n ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है. सिंस n इज अ इंटीजर और n की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 31 होल 1/4, यानी इससे बड़ी होनी चाहिए. अब इससे जस्ट बड़ा, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, या मैं इसे फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकती हूँ 31.25. अब इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है? 32. तो हमने कहा क्योंकि n एक इंटीजरल वैल्यू है और इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा? 32. देयरफॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32nd टर्म. तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? 32nd टर्म. नेक्स्ट इज वेरी इजी, ध्यान से देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8. तो ध्यान से देखेंगे हम क्या बोला है हमें. द सम ऑफ थर्ड एंड 7th, यानी A3 एंड A7, इनका सम कितना है? 6. एंड देयर प्रोडक्ट, यानी इनको मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट कितना है? 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी S16 फाइंड करो. पहले A3 और A7 की बात करते हैं. हम A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 का मतलब A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाए. A7 को A प्लस 6D, 7 माइनस 1 यानी 6, A प्लस A 2A, D प्लस D 6D और 2D 8D इक्वल्स टू 6. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. और इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 6. 2 मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में चले जाएंगे तो ये कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा, यानी A प्लस 4D इक्वल्स टू 3. नाउ A3 विच इज़ A प्लस 2D मल्टीप्लाई बाय A7 यानी A प्लस 6D इक्वल्स टू 8. अब इसको सॉल्व करें. ध्यान से देखेंगे, A प्लस 4D इक्वल्स टू 3. दो चीज़ों का प्रोडक्ट है क्या हमारे पास? 8. इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 8. अब यहाँ से मैं A की वैल्यू रख सकती हूँ. देखो A की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? अगर मुझे A की वैल्यू चाहिए तो 3 माइनस 4D. क्यों ना हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें. तो A की जगह क्या लिखेंगे? 3 माइनस 4D और 2D एज इट इज़. यहाँ पर भी A की जगह 3 माइनस 4D और 6D एज इट इज़. 3 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, 3 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस. अब ध्यान से देखें, A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. A प्लस बी और A माइनस बी क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हमें पता है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 2 ज़ा 4, D का स्क्वायर D स्क्वायर.
8 को नंबर्स को वन साइड, अल्फ़ाबेट्स ऑन अदर्स. नाउ 9 माइनस 8 इज़ 1, 4d स्क्वायर. 4 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड किस में चले जाएंगे, डिवाइड में. नाउ d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4. तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2. जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, और अंडर रूट d की तो दोनों वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है d और नेगेटिव भी. अब हमारे पास d है तो हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, d की वैल्यू से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो ध्यान से देखते हैं, पहले फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम. केस 1, अगर मैं d की वैल्यू प्लस हाफ ले रही हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4 इंटू हाफ विच इज़ 3 माइनस 2 दैट इज़ 1. यानी जैसे ही हमने a और d की वैल्यू Sn के इस फॉर्मूले में S16 के लिए रखा, क्योंकि S16 निकालना है तो 16/2, 2 इंटू a एंड माइनस 1 इंटू डी. तो हमारे पास ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 8 इंटू 9.5 विच इज़ 76. कितना आ जाएगा ये, 76. अब सिमिलरली हमने +1 के लिए तो केस 1 बना लिया है. अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि हम d की वैल्यू क्या ले रहे हैं, माइनस हाफ. अब अगर d की वैल्यू माइनस हाफ लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a का फॉर्मूला क्या था, a की वैल्यू का 3 माइनस 4d यही है. तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू को माइनस हाफ रख के, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई 5. अब हमें a और d पता है और क्या फाइंड करना है, S16. तो n/2 2a यानी 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ माइनस हाफ. तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 माइनस के 15/2. तो 8 इंटू 10 माइनस के 2 में 15 डिवाइडेड बाय तो 7.5. अब 10 में से माइनस करेंगे तो 2.5. 8 इंटू 2.5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 20. सॉल्व करते कितना आ जाएगा 20. तो यहाँ हमारे पास सम ऑफ 16 टर्म्स, ये भी पॉसिबल है आंसर S16 की वैल्यू, और ये भी पॉसिबल है. तो हमारे पास ये दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, क्योंकि d की 2 अलग अलग वैल्यू है तो उसकी d की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए s के 2 अलग अलग रिजल्ट पॉसिबल है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट. इन्हें हमें रंग्स का, लैडर के बीच में जो ये सपोर्ट्स हैं इन्हें बोलते हैं रंग्स. और ये कितने कितने डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर. द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम लेंथ 45 टू द एट द बॉटम टू द 25 टॉप. और धीरे धीरे ये रंग्स का जो नंबर है, सॉरी इनकी जो लेंथ है ये डिक्रीज़ हो रही है. पहले 45 थी जो बॉटम वाली थी, फिर जो टॉप तक पहुँचते पहुँचते उसकी कितनी हो गई, टॉप की हो गई 25 सेंटीमीटर, और बॉटम रंग की लेंथ कितनी थी 45. इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट. ये टॉप और बॉटम का जो डिस्टेंस है कितने मीटर अपार्ट हैं रंग्स, 2.5 मीटर. 2 2 4 5/2 मीटर. जिसे अगर हमें सेंटीमीटर में करना है तो ये हमारा कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर. यानी टॉप और बॉटम रंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, 250 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. ये रंग्स के लिए टोटल कितनी वुड रिक्वायर्ड है, रंग्स के लिए पूछ रहे हैं. तो ध्यान से देखेंगे, बॉटम रंग के डिस्टेंस की बात करें तो बॉटम रंग जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, उसकी लेंथ कितनी है 45. टॉप रंग की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ बॉटम रंग इज़ 45 सेंटीमीटर, टॉप रंग इज़ 25 सेंटीमीटर. और डिस्टेंस बिटवीन रंग्स कितना है, डिस्टेंस बिटवीन रंग्स इज़, इन दोनों रंग्स के बीच में भी कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर. और टोटल हाइट कितनी है बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, टोटल हाइट कितनी है हमारे पास 2.5 मीटर विच इज़ 250 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई बाय 100 करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. अब हमारे पास टॉप और बॉटम रंग्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी, पर हमें ये पता होनी चाहिए कि बीच में कितने रंग्स हैं. तो नंबर ऑफ़ रंग्स कैसे निकलेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ़ रंग्स निकालने का एक फॉर्मूला है, और नंबर ऑफ़ रंग्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ़ रंग्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, यानी पूरा डिस्टेंस टॉप से लेकर बॉटम तक कितना है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव रंग्स प्लस 1. अब ये फॉर्मूला भी बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है. ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा इसमें रंग्स कितनी है इस लेटर में, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है. तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास एक लेडर है, ध्यान से देखेंगे, और उसमें कितनी रंग्स हैं, 4 रंग्स हैं. कितनी रंग्स हैं, 4. ठीक है, इस लेडर में 4 रंग्स हैं. तो अगर एक बात बताओ, इसमें रंग्स 4 हैं तो इसमें गैप कितने आ रहे हैं, 1 2 3. तो गैप्स कितने हैं, 3. यानी अगर मैं गैप्स निकाल लूँ तो रंग्स के लिए मुझे एक क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा, जितने भी गैप्स हैं रंग्स उससे एक ज़्यादा है. क्यों, क्योंकि टॉप और बॉटम में भी तो रंग लगी हुई है. तो यानी कि अगर कभी भी हमें रंग्स निकालना है तो बस हम जितने भी गैप्स हैं वो निकाल लें और उसमें क्या कर दें, +1, क्योंकि 1 रंग इज़ एट द बॉटम एंड 1 इज़ एट द टॉप. और इनके बीच का जो गैप है उसी से हमें क्या पता चलेगा,
एंड द गैप्स लाई बिटवीन द रंग्स, रंग्स के बीच में ही गैप आ रहा है तो रंग्स एक हमसे छूट जाएगी, इसलिए रंग्स का फॉर्मूला क्या होगा, गैप्स प्लस 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है टॉप और बॉटम में, टोटल डिस्टेंस है 250, और डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव, किसी भी दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस भी पता है 25, और ये तो गैप पता चलेगा, इससे तो हमें गैप्स पता चलेंगे कितने हैं, तो गैप्स कितने हो गए, कैंसिल आउट करें तो कितने आ गए 10। अब अगर 10 गैप्स हैं लेडर के इस रंग्स के बीच में, गैप अगर 10 है तो रंग्स कितने होंगे +1, यानी कितने रंग्स होंगे 11। तो कभी भी नंबर ऑफ रंग्स निकालने हैं तो गैप्स फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स, उससे हमें गैप पता चल जाएगा और फिर जो गैप्स आएगा उसमें +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रंग्स। नाउ अब हमें रंग्स पता है तो फर्स्ट रंग जो बात करें हम, फर्स्ट रंग जो थी वो हमारे लिए एपी की फर्स्ट टर्म बनेगी, वो कितने डिस्टेंस पे है 45। लास्ट रंग जो टॉप रंग है वो हमारे लिए क्या लास्ट टर्म की बात की तरह ट्रीट होगी, यानी 25 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ रंग्स जिसे हम n बोलते हैं, नंबर ऑफ रंग्स वो कितना है हमारे लिए, नंबर ऑफ रंग्स यानी n कितने हैं, अभी निकाला हमने कितना है 11। अब एपी की फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है n, तो हमने टोटल लेंथ ऑफ द वुड यूज्ड फॉर द रंग्स पूछी थी, तो यानी SN पूछ रहे हैं, बेसिकली S11 पूछ रहे हैं। और जिस फॉर्मूले में हमें SN के ये भी पता हो फर्स्ट क्या है लास्ट टर्म है, तो फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + L, तो यहाँ पर S11 का फॉर्मूला हो जाएगा 11/2 45 + 25, तो 11/2 ये हो जाएगा 45 + 25 है 70, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो ये हो जाएगा 11 × 35 विच इज़ 385 सेंटीमीटर, 11 × 35 विच इज़ 385 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1st to 49। अच्छा, कुछ हाउसेज हैं जो एक ही रो में है जिसका नंबर है 1, सेकंड हाउस S2। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस एंड द नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो हमारे पास 1 से लेकर 49 तक कुछ हाउसेज हैं, और 1 से हाउस 49 तक का जो नंबर के हाउसेज हैं उन्हीं के बिटवीन में कोई एक हाउस है जिसका नंबर हमने क्या कह दिया x। अब ये कहा है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द x, यानी x से पहले वाले जितने भी नंबर ऑफ हाउसेज हैं एंड द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x एंड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज, और उसका सम किसके इक्वल है, जितने उसके आगे हैं, यानी x अगर x हाउस तक का सम sx है तो इससे प्रीसीडिंग यानी x - 1 और इसके फॉलोइंग यानी x + 1, ये दोनों का नंबर क्या है इक्वल, और ये दोनों का सम ऑफ हाउसेज का नंबर इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो सिंपल है, बस फॉर्मूला यूज़ करना है। ध्यान से देखेंगे, हमें ये बोला है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पर 1 से लेकर 49 तक यानी काउंटिंग में है, तो इस AP की फर्स्ट टर्म भी 1 होगी और कॉमन डिफरेंस यानी 2 - 1 वो भी क्या होगा 1। अब अगर मुझे निकालना है SX - 1, तो जहाँ जहाँ n है x - 1 रख देंगे, सम ऑफ हाउसेज जो कि x - 1 x से पहले तक के हैं तो x - 1 हो जाएगा, 2 × 1 + x - 1 × d, क्या हो जाएगा ये x - 1/2 2 + x - 1, यानी x - 1/2 2 - 1 is 1 प्लस x - 1 और 1 + x। अब इसको सॉल्व करें तो x 1 x स्क्वायर -1 - x से x कैंसिल, यानी x स्क्वायर -1/2, ये हमारे पास SX - 1 की वैल्यू है। सिमिलरली अब इसी फॉर्मूले में रखकर हम x + 1 की भी निकाल लेते हैं और x की भी निकाल लेते हैं वैल्यू, x वाले यानी कि x तक सम कितना होगा, तो हमने कहा x/2 2a which is 2 × 1 plus x - 1 into d, x/2 2 plus x - 1 which is x/2 2 - 1 is 1 plus x, तो ये हो जाएगा x plus x²/2, ये हमारे पास सम ऑफ x हाउसेज आ जाएगा। अब पूरे 1 से लेकर 49 तक हाउसेज का सम अगर निकालना हो यानी S49, तो ये क्या हो जाएगा 49/2 2a plus 49 - 1 into d which is 49/2 2 + 48 that is 49/2 into 50, कैंसिल आउट करेंगे तो वो कितना सम आ जाएगा 49 × 25 which is 1225। अब हमने ये भी देख लिया कि यहाँ तक हाउसेज का सम क्या था x - 1, SX तक कितना था SX, और टोटल कितना था S49। अब ये x + 1 निकालने की बजाय मैं इस x + 1 की वैल्यू को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 49 जो हाउसेज थे अगर हम उनके सम में से इस SX तक के सम को माइनस कर दें
49 में से अगर हम इसमें Sx तक के सब को माइनस कर दें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? ध्यान से देखें, जो हमारे पास सम ऑफ, ध्यान से समझेंगे, हमने यही कहा था ना कि x से प्रीसीडिंग x-1, x के बाद वाले x+1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कहा है कि जो भी हाउस, द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, यानी जो प्रीसीडिंग वाले x से पहले तक का सम है, यानी Sx-1, वो किसके इक्वल है? फॉलोइंग, यानी बाद वाले। तो क्या मैं बाद वाले को ऐसे नहीं लिख सकती कि टोटल 49 में से अगर मैंने Sx तक माइनस कर दिया तो ये बाद वाला ही तो निकलेगा। 1 से लेकर 49 में से अगर मैंने इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना सम, तो ये बाद वाला ही तो है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं S49 माइनस Sx। ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी x² - 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 1225, और ये है x + x²/2। अब पूरी क्वेश्चन को सिंपलर करने के लिए पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं x की वैल्यूज़ को। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x² - 1 = 2450 माइनस x माइनस x²। अब सबको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x। एक करेक्शन है, हम यहाँ xn-1 होता है तो x-1, एक और -1 करना भूल गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 - 2 इज़ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x × x-1। तो x × x-1 विच इज़ x² - x, x² - x। अब -x कैंसिल आउट, माइनस के x² और एक x² पहले ही है यहाँ पर, इक्वल्स टू 2450। 2x² = 2450, x² = 1225, x = √1225। और हमें पता है ये प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस किसके इक्वल होगा? ये 35 का अंडर रूट है, तो x की वैल्यू हो जाएगी +-35। लेकिन क्योंकि x जो है वो एक नंबर है एंड नंबर ऑफ हाउसेज हैं, तो x कैन नेवर बी नेगेटिव, x कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव। देयरफॉर x = 35 आंसर। हम x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि x एक नंबर है और नंबर ऑफ हाउसेज कांट बी नेगेटिव। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread, मतलब width की बात हो रही है, width कितनी है? 1/2 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. पूरे टेरिस को बनाने में कितना कंक्रीट यूज़ हुआ, यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ही पूछी है। तो पहले हमें हर एक स्टेप की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बात करते हैं लेंथ की। अगर हम एक स्टेप की बात करें, लेंथ ऑफ एवरी स्टेप, तो लेंथ ऑफ एवरी स्टेप, हर एक स्टेप की लेंथ तो कितनी है? ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो है 50 मीटर। और ब्रेथ कह लें या विड्थ कह लें, वो भी फिक्स है। ब्रेथ या फिर विड्थ ऑफ एवरी स्टेप वो भी हमारे पास फिक्स है, वो कितनी है? 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। ये रही ब्रेथ। अब बात करें हाइट की, तो फर्स्ट स्टेप के लिए हाइट क्या है? 1/4। फिर सेकंड स्टेप के लिए क्या होगी? 1/4 × 2। थर्ड के लिए क्या हो जाएगी? 1/4 × 3। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगी? हाइट जैसे जैसे स्टेप का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है। तो एज द हाइट यानी h इंक्रीजेज, ये हर एक स्टेप के लिए फिक्स तो है नहीं, इंक्रीजेज फॉर ईच स्टेप, ईच सक्सेसिव स्टेप। जैसे जैसे हम स्टेप्स का नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हाइट भी इंक्रीज़ कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हाइट कितनी होगी? फर्स्ट स्टेप के लिए हाइट कितनी है? 1/4 मीटर। फिर सेकंड स्टेप के लिए हाइट कितनी है? 2 × 1/4 मीटर विच इज़ 2/4 मीटर। थर्ड स्टेप के लिए हाइट कितनी है? 3 × 1/4 विच इज़ 3/4 मीटर, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या निकलेगी? वॉल्यूम किसी भी चीज़ की निकालनी है। अगर मान लें वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप चाहिए हमें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी V1 की बात करें तो 50 × 1/2 × 1/4, 50 × 1/2 × 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 मीटर क्यूब। सिमिलरली सेकेंड स्टेप की वॉल्यूम तो 50 × 1/2 इंटू सेकेंड स्टेप विच इज़ 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर क्यूब। थर्ड स्टेप की वॉल्यूम यानी उसमें कितना मटेरियल यूज़ हुआ है तो 50 × ½ × 3/4 विच इज़ 18.75 मीटर क्यूब। तो ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम फॉर्म्स एन एपी, वॉल्यूम फॉर्म्स एन एपी, एक एपी बन रही है 6.25, 12.5, 18.75 एंड सो ऑन। और यहाँ पर एपी में फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 6.25, कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 6.25,
और कितनी स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है 15, और हमसे क्या पूछा है, टोटल कितना कंक्रीट यूज़ हुआ है, यानी हमसे S15 पूछा है। तो S15 यानी 15/2 इंटू 2A विच इज़ 2 इंटू 6.25 प्लस n-1 यानी 14 इंटू D विच इज़ 6.25। तो ये हो जाएगा 15/2 और 6.25 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो अब ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू 6.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12.5, 14 इंटू 6.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.5। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 एंड दिस इज 7.5, 7.5 इंटू 100, सो आंसर विल बी 750 सेंटीमीटर्स, 750 मीटर, सॉरी, सब कुछ हमारे पास डायमेंशन मीटर्स में है तो ये किस में आ जाएगा, मीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यानी कितना कंक्रीट यूज़ हुआ है, 750 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछी है तो 750 मीटर क्यूब।